हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग 12th क्लास में सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हेनरीज लॉ क्या होता है और हेनरीज इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हेनरीज कांस्टेंट, इस सब को हम लोगों ने डिफाइन किया था। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग हेनरीज इक्वेशन को फिर से एक बार देखेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, है ना, और उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो हेनरीज लॉ से रिलेटेड होंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हेडिंग दीजिए हेनरीज लॉ। ओके, तो हम लोग जो हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे ना, फिर से उसी इक्वेशन से शुरू करेंगे हम लोग, हेनरीज लॉ। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि हेनरी साहब ने बताया था कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था जिसको हम लोगों ने बोला था KH। KH क्या है? तो वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। और हम लोग लास्ट क्लास में ये प्रूफ कर चुके थे कि हेनरीज कांस्टेंट जो है ना, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हेनरीज कांस्टेंट का भी वैल्यू बढ़ेगा। आज देखते हैं कि ये हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ KH। तो अगर आप KH को देखें तो KH इक्वल टू होगा P बाई X, और X या फिर काई, X जो है ये मोल फ्रैक्शन है। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन डायमेंशनलेस होता है। इट इज डायमेंशनलेस, मतलब मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होती है। और प्रेशर, ये P जो है वो प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट होता है, क्या क्या हो सकता है? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट पास्कल, इसको ATM में भी हम लोग मेजर करते हैं, बार में भी, टॉर में भी। ओके, तो ये सारा यूनिट हो जाएगा प्रेशर का। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस है। ओके, तो फिर KH का यूनिट सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट प्रेशर का होगा सेम यूनिट मोल फ्रैक्शन का होगा। ओके, तो इसमें लिख लेना, सिंस मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो दैट the unit of Henry's constant depends upon unit of pressure and it may be Pascal, ATM, bar, torr, etc. ओके, चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने देखा यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट को। आइए अब देखते हैं हेनरीज इक्वेशन के लिए क्या ग्राफ आएगा। तो अगर हम लोग देखें हेनरीज इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये इसके लिए इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx आएगा ना। y एक्सिस पे हम लोगों को रखना है प्रेशर, चलिए y एक्सिस पे हम लोग रख लिए प्रेशर, और x एक्सिस पे हम लोगों को रखना है मोल फ्रैक्शन। आइए x एक्सिस पे हम लोगों ने रख लिया मोल फ्रैक्शन को। ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। तो m क्या है? y तो प्रेशर, x एक्सिस पे हो गया मोल फ्रैक्शन, तो इसका स्लोप क्या आएगा? तो ये स्लोप होगा, और ये स्लोप इक्वल टू होगा KH। बहुत ही आसान ग्राफ है, बहुत ही आसान है। y इक्वल टू mx पे कंपेयर किए और हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रॉ किया। किसका? तो हेनरीज इक्वेशन का ये ग्राफ है। फटाफट से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो हेनरीज लॉ को पढ़ने के बाद अब कुछ एप्लीकेशंस करते हैं जो हेनरीज लॉ को वेरीफाई करेगा। आइए, तो हेडिंग देंगे एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं तो समझना। फर्स्ट, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, है ना। तो आपने कोका कोला का बोतल खोला या फिर थम्स अप का बोतल खोला तो उसमें से गैस निकलता है। पता है वो कौन सा गैस होता है? वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल्स में या फिर सोडा वाटर के बोतल्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे। ओके, तो टू इंक्रीज द प्रेशर CO2 इज डिजॉल्व इन सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स ओके। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हैं, जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं, वो गैस बाहर निकल जाता है। अब देखना, यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज किए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजॉल्व था, है ना, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। जैसे ही आपने प्रेशर को रिलीज किया, हटाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हुई। तो यही तो कहता है हेनरीज लॉ। क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सॉल्यूशन में। ओके, तो बताइए ये पहला एप्लीकेशन हुआ कि नहीं? फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ, जिसमें हम लोग को ये पता चला कि हाई प्रेशर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में डिजॉल्व होगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है ना स्क्यूबा डाइवर्स के लिए। स्क्यूबा डाइवर्स गोताखोर जो समुद्र में अंदर जाते हैं, है ना। अब स्क्यूबा डाइवर्स के लिए क्या है कि जब स्क्यूबा डाइवर्स समुद्र में जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो वहां पे प्रेशर, समुद्र का प्रेशर ज़्यादा होता है, समुद्र में प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहां पे प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन में किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? ऑक्सीजन गैस की और नाइट्रोजन गैस की। सुनना ध्यान से। तो स्क्यूबा डाइवर्स जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फिर से यहां देखना, वेरीफाई हो रहा है। कौन सा? प्रेशर इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, है ना हेनरीज लॉ। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब इनका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा हीमोग्लोबिन में। ओके, लेकिन जब स्क्यूबा डाइवर्स सरफेस पे आते हैं वापस जब आते हैं तो अचानक से प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, अब हीमोग्लोबिन में ये जो गैस डिजॉल्व हैं ये फिर रिलीज होंगे, बाहर निकलेंगे। कौन कौन से गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलिए, ऑक्सीजन का तो ठीक है, नाइट्रोजन गैस जब बाहर निकलेगा ना तो बबल्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। किसके थ्रू बाहर निकलेंगे? बबल्स के थ्रू, और ये कैपिलरी ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे और वहां पे एक बीमारी होता है और उस सिम्टम को हम लोग बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं इसको? बेंड्स। तो अब समझना ध्यान से, यहां पे बेंड्स वगैरह ये सब समझिए ध्यान से पहले कि प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, लेकिन जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ, जब सरफेस पे स्क्यूबा डाइवर्स वापस आए तो ये जो डिजॉल्व गैसेस है हीमोग्लोबिन में वो रिलीज हुए, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, है ना। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है और ये जो रिलीज हो रहे हैं बबल्स के थ्रू, और वहां पे एक बेंड्स नामक बीमारी होता है। इससे बचने के लिए, चलिए इससे बचने का उपाय भी बता दिया जाता है। इससे बचने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स अपने सिलेंडर में 11.7% हीलियम गैस रखते हैं, 56.2% नाइट्रोजन गैस रखते हैं और 32.1% ऑक्सीजन गैस रखते हैं। तो इन गैसों का मिक्सर
लेके जाते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, जिससे बेंड्स से बचा जा सकता है। बेंड्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें भयानक दर्द होता है स्क्यूबा डाइवर्स को। तो इससे बचने के लिए हम स्क्यूबा डाइवर्स 11.7% हीलियम गैस, 56.2% नाइट्रोजन गैस और 32.1% ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। तो देखिए ये भी जो आपने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, हेनरीज लॉ को वेरीफाई किया कि नहीं किया? क्या कि जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीजेज देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिक्रीजेज। तो ये दोनों जो अभी हम लोगों ने दोनों के बारे में पढ़ा, दो प्रोसेस समझा, इसमें हम लोगों ने हेनरीज लॉ को वेरीफाई किया। आइए कुछ और देखते हैं एप्लीकेशंस। अब क्या है, तो थर्ड एप्लीकेशन, एट हाई एल्टीट्यूड्स, समझना, एट हाई एल्टीट्यूड्स। अब जो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, है ना, जो क्लाइंबर्स होते हैं, अब वो क्लाइंबर्स जब ऊपर जाते हैं तो अचानक से वहां पे फिर से प्रेशर डिक्रीज होता है। अब प्रेशर जब डिक्रीज होगा, फिर सुनना ध्यान से, प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। ओके, तो जब ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी तो वहां भी एक डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या होता है ये? एनॉक्सिया। फिर ध्यान देने वाली बात ये है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर डिक्रीज होता है तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, तो ये तीन एप्लीकेशंस थे हेनरीज लॉ के, और ये तीनों वेरीफाई करते हैं हेनरीज लॉ को कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशंस खत्म। ओके, अब आइए हेनरीज लॉ पे कुछ सिंपल से प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, इफ N2 gas is bubbled through water at 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे, सॉरी 293 केल्विन। हाउ मेनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water, assume that N2 exerts 'a partial pressure of 0.987 bar, given that KH equal to 76.48 किलो बार। चलिए, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है कि N2 गैस बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter of water, assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that KH equal to इतना। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं। गिवन क्या है भाई? तो गिवन है KH। KH कितना? तो 76.48 किलो बार। अब किलो बार है, सबसे पहले इसको बार में चेंज कर लीजिए, तो 76.48
इंटू 10 टू द पावर 3 बार। अब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, 7.648 इंटू 10 टू द पावर 4 बार। चलिए बोर्ड को दो भाग में बांट लेते हैं हम लोग। फिर प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है, तो 0.987 बार। अब हम लोगों को चाहिए NN2 मिलीमोल में। तो काई इक्वल टू क्या होता है, तो काई इक्वल टू जैसे नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्यूट हो गया और वाटर हो गया सॉल्वेंट, तो काई इक्वल टू NN2 बाई NN2 प्लस NH2O। ओके, तो NN2 हम लोगों को चाहिए। अब देखना, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, तो जब नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं क्या कि NN2 प्लस NH2O अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH2O। तो इसलिए काई इक्वल टू NN2 बाई NH2O हो जाएगा। यहां पे देखना ध्यान से कि नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण नाइट्रोजन को हम लोग निग्लिजिबल मान लिए कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के सामने नाइट्रोजन निग्लिजिबल है। ओके, तो इसलिए x इक्वल टू हो गया NN2 बाई NH2O। अब 1 लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 1 लीटर लगभग कितना के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसलिए NH2O का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 बाई 18। 1000 बाई 18 को सॉल्व करेंगे आप तो 18 5 जा 19, 55.56 आएगा। ओके, 55.56 मोल आएगा। अब देखना, तो काई इक्वल टू आ गया, काई इक्वल टू NN2 बाई अब वैल्यू रख देते हैं 55.56 मोल। तो अब हेनरीज इक्वेशन लिखना, सिंस P इक्वल टू KH इंटू काई, P का वैल्यू पता है 0.987। ओके, KH का वैल्यू भी पता है 7.648 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू काई का वैल्यू तो NN2 बाई 55.56। तो NN2 चाहिए, NN2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.987 इंटू 55.56 बाई में 7.648 और 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 को ऊपर कर देते हैं तो अब इतना मोल आएगा। ध्यान से देखना, मोल। अब यहाँ पे बार और बार कैंसिल हो गया, इसका यूनिट था मोल, मोल बच गया। अब NN2 इक्वल टू 0.987 इंटू 55.56 बाई 7.648 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मिली मोल में आंसर पूछा तो इंटू 10 टू द पावर 3 कर लेते हैं, मिली मोल। सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आएगा आंसर, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है और जितना आएगा उतना मिली मोल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हेनरीज लॉ के इक्वेशंस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आइए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सिंपली हेनरीज लॉ के हेनरीज इक्वेशन को देखा, फिर क्या देखा कि हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, हेनरीज इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, और फिर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ और एप्लीकेशंस करने के बाद एक क्वेश्चन। आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपका अब हेनरीज लॉ क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में आप एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर को सर्च करेंगे और उसमें लेक्चर नंबर 6 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हेनरीज लॉ को डिटेल्स में पढ़ाया गया है और ये सेकेंड लेक्चर है हेनरीज लॉ पे, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अब खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड देखेंगे और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन को, लॉ को देखेंगे, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन लॉ है और वो लॉ है राउल्ट्स लॉ। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिस बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा, वेट कीजिए, हो सकता है कल या परसों आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। तब तक आप सॉल्यूशन का रेगुलर स्टडी करते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।